जितना ज्यादा आप में उत्साह होगा, जोश होगा, वो उत्साह, वो जोश, वो रूहानियत, वो सारी चीजें ना हम ट्रांसमिट करते हैं ऑडियंस को। इसीलिए सोचें कि यदि मैं एंजॉय कर रहा हूं तो फिर मैं सामने वाले को उसी आनंद की लहर में ला सकता हूं, राइट? इसीलिए एक सुंदर मुस्कान के साथ फिर से बोलिए ओम शांति। मुस्कान के साथ मैंने कहा था। एक सुंदर मुस्कान एक स्पीकर के चेहरे पे सतत रहे, रूहानी मुस्कान। और ये मुस्कान ही तो गिफ्ट प्यारे बाबा ने हमें दी है। तो चाहिए प्यारे बाबा जिन्होंने हमें इस विशेष कार्य के निमित्त बनाया है, हम सबके सिर पर ज्ञान का कलश रखा है, उनकी उपस्थिति, उनके आशीष, उनकी शक्ति और सकाश के बिना तो हम अधूरे हैं। शक्तियां किसके बिना अधूरी हैं? शिव के बिना। प्यारे बाबा का आह्वान करते हैं कि बाबा भी हमारे बीच पधारें। 1 मिनट दिल से हृदय के आज प्राणेश्वर बाबा से जुड़े, उन्हें इस सभा में आमंत्रित करेंगे कि हे प्राणेश्वर बाबा हमारे बीच पधारें और इस विशेष सेवा जिसकी हम तैयारी करने के लिए आज एकत्रित हैं, हमें उसके लिए अपनी शक्ति, अपनी सकाश प्रदान करें। और आज सारे दिन यहाँ हमारे बीच उपस्थित रहकर हम सबको अपने वरदानों से आह्वान करें, बाबा का फील करें, फिर से बाबा हमारे स्नेह भरे निमंत्रण को स्वीकार करके हमारी बीच पधारें। आगे इस मौन में और अपनी लाइट मार्ग से हमें संबंध कर रहे हैं। जो भी कर रहे हैं बाबा के लिए, बाबा की सेवा की कराने वाले प्यारे बाबा हम के इंस्ट्रूमेंट। तो प्यारे बाबा को सम्मुख देखते हुए प्यारे बाबा की उपस्थिति में हम आज के इस सुंदर विषय पर आप सब गहराई से भाषण तो करते ही हैं, करते हैं सब। और उन्हें आप में से जो वक्त में देते हैं जरा हाथ उठाएं, जो भाषण करते हैं। अच्छा, जरा लंबा लंबा हाथ उठाएं। बाकी जो नहीं करते वो भी जरा हाथ उठा लें। जो नहीं करते हैं और करना चाहते हैं, लंबा लंबा। तो आज एक प्रयास रहेगा कि चले हम इसकी जो बेसिक्स है उसकी ओर चलें। शायद ये लैपटॉप में प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, मुझे बैठ के करना पड़ेगा। लेकिन जब कभी भी पब्लिक स्पीकिंग की बात है, वैसे आप सभी टीचर्स हैं, बाबा ने आप सबको विशेष निमित्त बनाया है। और जो श्वेत वस्त्र धारण करके हम ज्ञान गंगा बन के प्रवाहित होती है, तो हमारी एक अपनी पहचान है, हमारी एक अपनी डिग्निटी है, एक रॉयल्टी है, एक रूहानियत है। इसीलिए 2 प्रकार के स्पीकर्स हैं। एक बाहर वाले स्पीकर्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा उछल कूद करके
अपने भाषण को रखते हैं, वो चीज़ें तो हमें नहीं करनी है। तो हम अपनी उस रूहानियत के साथ, अपनी उस डिग्निटी के साथ, अपनी बातों को, बाबा की बातों को, विषय को, जैसे अभी नेहा दीदी हमारे सामने कह रही थी, जो विषय है उस विषय को हम उस रूप में रखेंगे। हमारा सौभाग्य है कि हमारी आदरणीय नेहा दीदी, उषा दीदी, हमारी भानु दीदी, हमारी बड़ी दीदी और सभी हमारे बड़ों की शुभकामना हमारे लिए है कि हम ऐसे हैंड्स बन जाएं जो जहाँ भी जाएं बाबा की सुंदर सेवाओं को करें। देखिए, दो बातें होती हैं, आपको क्लियर है? स्क्रीन पीछे वालों को सबको क्लियर है? क्लियर दिखाई दे रहा है? जहाँ भी कुछ क्लियर ना हो, लास्ट में हम लोग क्वेश्चन आंसर भी लेंगे, तो उसमें जो आपको क्लियर ना हो, दो बातें होती हैं जब कभी हम पब्लिक स्पीकिंग की बात करते हैं। एक स्पीकर और दूसरा स्पीकिंग। स्पीकर अर्थात स्पीकर को कैसा होना चाहिए, एक वक्ता को कैसा होना चाहिए, उसे किस प्रकार से अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए, और उसके बाद स्पीकिंग अर्थात जो उसका पार्ट है, बोलने वाला भाग, वो क्या क्या होना चाहिए। तो एक क्वालिटीज, दूसरा बॉडी लैंग्वेज और तीसरा ड्रेस। इसमें हम लौकिक हिसाब से भी, इंफॉर्मेशन के हिसाब से ये चीज़ें भी आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन उस चीज़ को हम विशेष ध्यान में रखेंगे कि हम जब जाते हैं तो हम लोगों को किन किन चीज़ों को अपने ध्यान में रखना है। क्वालिटीज की जहां तक बात आती है, सबसे पहली चीज कॉन्फिडेंस की है, आत्मविश्वास की। जो स्पीकर है वो कितना कॉन्फिडेंटली अपनी बातों को सामने वाले के सम्मुख रख रहा है, क्योंकि जब तक आपके अंदर खुद विश्वास नहीं होगा तब तक आप प्रॉपरली जो देना चाहते हैं वो चीज नहीं दे पाएंगे। इसलिए जब भी मंच पे हम जा रहे हैं, पूरे आत्मविश्वास से भर कर जाएं, और विश्वास भी किन चीज़ों से आता है वो इस पूरे सत्र में हम लोग डिस्कस करेंगे, वो सब चीज़ें आएंगी। लेकिन ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार कहा था कि पहले के ज़माने में उसको नास्तिक कहा जाता था जिसे भगवान पर विश्वास नहीं होता था, लेकिन आज के ज़माने में उसे नास्तिक कहा जाता है जिसे खुद के ऊपर विश्वास नहीं है। यदि मैं खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं हूं कि मैं बोल पाऊंगा, तो क्या आप बोल पाएंगे? यदि आप खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं है कि ये विषय जो मैं कह रहा हूं, जो बात मैं कह रहा हूं, वो सही सही कह रहा हूं, तो सामने वाला उस चीज पर भरोसा कर पाएगा? तो हम एक कदम भी नहीं उठा पाते बिना आत्मविश्वास के। तो ये आत्मविश्वास हमें अपने ज्ञान योग के बल पर बाबा की मदद से अपने अंदर पैदा करनी है। कराने वाला बाबा है। सबसे बड़े हमारे विश्वास का आधार बाबा। वो विश्वास के हमारे हाथ, वो मेरे साथ है, सब कुछ मुमकिन है। जैसे आप आजकल कहते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है। आप सब घर में बैठे इसलिए ये भाषा में यूज कर रहा हूँ, बाहर तो हम नहीं कहते, थोड़ा पॉलिटिकल हो जाता है। लेकिन बाबा है तो मुमकिन। बाप दादा साथ है तो सब कुछ मुमकिन है हमारे लिए, कोई भी चीज असंभव नहीं। ये विश्वास अपने अंदर हमें जरूर पैदा करनी है। जब पहली बार वक्तव्य प्रतियोगिता रखी गई थी ज्ञान सरोवर से, मैं पांडव बनाया था, और सूर्य भाई जी ने मेरा नाम भी शीघ्र वक्तव्य प्रतियोगिता में दे दिया था। शुरू था, जस्ट 1 साल सवा साल ही हुआ था आए हुए मधुबन में, तब तो बहुत छोटे थे। अब उस समय बड़ी दादी या चंद्रमणि दादी, शांतामणि दादी, सारे लोग, दीदियों को याद होगा, उषा दीदी को, नेहा दीदी को, सभी बैठते थे। ऐसा नहीं कि ये छोटे छोटे क्या बोलेंगे और ये हमें क्या सुनाएंगे, ऐसा नहीं। देखिए विशेषता ना, अभी भी हमारी बड़ी दीदियां सामने बैठी हुई है ना, हमारे बड़ों की बहुत बड़ी विशेषता सुनना और नई नई चीजों को धारण करना और छोटों को भी रिस्पेक्ट करना। ये बहुत बड़ी विशेषता है हमारी बड़ों की, जो हमें भी मोटिवेट करता है। तो सब बैठे हुए थे, दादी भी बैठी हुई थी। अब नाम दे दिया गया शीघ्र वक्तव्य में। आप जानते हैं शीघ्र वक्तव्य मतलब तुरंत आपको स्लिप दिया जाएगा और तुरंत आपको बोलना है। अब जब मेरा नाम सूर्य भाई जी ने दे दिया था उसमें, और मुझे पता चला कि मुझे भी शीघ्र वक्तव्य में भाग लेना है, मुझे भी बोलना है, तो मैं भाग नहीं लिया, भाग लिया कि नहीं, मैं नहीं बोलूंगा, 18 साल का ही था, दादियों के सामने मैं क्या बोलूंगा, नहीं मुझे नहीं बोल। इतना डरा कि मैं भाग गया वहां से, और भाग के मैं नक्की लेक की ओर जा रहा था, बाबा की पहाड़ी की ओर। नहीं, पीछे से जो रास्ता है ना, जो बाबा की पहाड़ी की जाती है, तेजी से भाग रहा था।
अचानक एक तीव्र प्रेरणा बाबा की तरफ से आई, कहाँ जा रहे हो, क्यों भाग रहे हो? तुमने खुद को समर्पित कर दिया है ना, तो क्या अपना मुख समर्पित नहीं किया है? इतनी डीप प्रेरणा थी बाबा की, आत्मविश्वास की बात है। करण करावनहार बाबा कैसे हमसे कराते हैं और कैसे विश्वास पैदा करते हैं, तो बाबा की तीव्र प्रेरणा समर्पित कर दिया है ना अपने आप को। हम सब समर्पित बैठे, क्या अपना मुख समर्पित नहीं किया है? कि जवाब है इसका? क्या मैं ये बोलूं कि नहीं सब समर्पित कर दिया है? नहीं, मुंह समर्पित नहीं किया है आपको मैंने अभी, ऐसा तो नहीं कह सकता ना। तो बाबा की और तेज प्रेरणा कि ठीक है, तुम्हें डर लग रहा है ना, तुम ऐसा करो, तुम वतन में मैं तन में, ठीक है? तुम ऊपर आके बैठ जाओ, मैं नीचे आके बैठता हूं, मैं बोलूंगा। अब ये क्या है? बाबा के द्वारा आत्मविश्वास दिलाना, मतलब इतनी गहरी प्रेरणा। आप सोच सकते हैं, जो व्यक्ति जब बहुत ज्यादा हलचल में होता है, नहीं, बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है, तो उसकी स्थिति कैसी होती है? उसे कुछ सोचता नहीं, बस कैसे भी करके ये बात टल जाए। लेकिन बाबा ने इतनी गहरी वो प्रेरणा दी कि नहीं, मैं बोलूंगा, तुम चलो। मेरे पैर थमे, मुड़ा, पीछे आया, हॉल तक गया, और फिर भी जो मन का द्वंद कि नहीं, देखो आपको बोलना है, आपने बोला है ना, आपको बोलना है, आपको बोलना, मैं नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा, तुम चलो। हॉल में गया, भाग लिया, 18 लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, सारे सीनियर्स, सबसे छोटा मैं। क्या टॉपिक मिला उतना याद नहीं है, क्या बोला वो भी उतना याद नहीं है, लेकिन जब अनाउंस हुआ, हाँ थर्ड ये है, सेकंड ये है और फर्स्ट रुपेश है तो सच कहूं कि आंखों में आंसू आ गए। उस दिन ये बात समझ में आई कि हम केवल इंस्ट्रूमेंट हैं, केवल इंस्ट्रूमेंट, कराने वाले बाबा हैं। तो इस बात को हम अपने आत्मविश्वास का आधार बनाएं। तैयारियां हमारी हों, लेकिन मेरा बैकबोन बाबा है, वो है तो मैं हर कार्य को कर सकती हूँ। ये मेरे ऊपर बहुत सुंदर एक विश्वास के साथ मैं उतरूं। साथ ही हम एक सुंदर ना सबके लिए विजन रखें, एक आत्माभिमानी स्थिति की आत्मा देख करके यदि हम बोलते हैं, बाबा के सुंदर महावाक्य हैं कि जब तुम आत्मा देखकर किसी से बात करते हो तो सामने वाला बंध जाता है तुम्हारी बात सुनने के लिए, तुम्हारी बात मानने के लिए। और आत्मा देखकर जब बात करते हो तो डायरेक्ट तुम कन्वे कर पाते हो, डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है। हमारी जो ये स्थिति है ना, ये स्थिति वो स्थिति है जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में बोला था ना, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। सिंपल सी बात थी ना, लेकिन क्या था, वो कनेक्टेड थे लोगों के साथ, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन उन्होंने पहले ही बना लिया था। वैसे यदि हम स्पिरिचुअली पहले ही कनेक्ट हो जाते हैं तो हमारी बातें बहुत इजीली सामने वाला सुनता है, धारण करता है, और उस चीज पर कोई उसके मन में द्वंद्व पैदा नहीं होता। इसीलिए ये विजन हमारे लिए बहुत जरूरी होगी, इसलिए हम इस दृष्टि को भी अपने साथ सदा साथ रखें। और एक अच्छा विद्यार्थी की तरह हमें होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना हम सीखेंगे, जितने हम गुड लर्नर होंगे, उतना ही ज़्यादा हम अच्छी और नई बातें सिखा पाएंगे। देखिए, एक होता है कि हमने कुछ चीज़ तैयार कर ली और बार बार वही चीज़ें रिपीट करते रहते हैं। यदि आप अच्छे विद्यार्थी की तरह हैं, हमेशा सीखते रहते हैं, तो आप हमेशा नई नई चीजें अपने वक्तव्य में लोगों को दे पाएंगे। इसीलिए लाइफ लॉन्ग लर्नर बन करके रहें। जीवन भर मुझे सीखना है, अच्छी बातें सीखनी है, जहां से भी नई बातें मिलती हैं, अच्छे प्रसंग मिलते हैं, अच्छी स्टोरीज मिलती हैं, अच्छी 4 लाइन्स मिलती हैं आपको, आप अपने पास डायरी में नोट करके रखें, क्योंकि हमेशा तो वो चीजें याद नहीं रहती ना। आप नोट करके रखो और जब आवश्यकता होती है आप उन चीजों को यूज कर सकते हैं। साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है कि आप एक यदि अच्छे लेखक और अच्छे थिंकर हैं, आपको एक अच्छा वक्ता होने के लिए एक अच्छा विचारक होना भी जरूरी है, चिंतन करना जरूरी है, और साथ ही उस चिंतन को लिखने की आदत जरूर डालें। क्या होता है कि हम क्यों हेजिटेट करते हैं बोलने से? क्योंकि अंदर कुछ माल नहीं है ना। ऊपर यदि हमारा पानी टंकी सिंटेक्स का है, यदि वो खाली है,
तो नीचे टैप खोलेंगे तो पानी आएगा ही नहीं ना, इसीलिए आप टैप खोलने से डरते हैं कि पता है कि वो टंकी खाली है, अब यहाँ खोलेंगे भी तो पानी निकलेगा नहीं। तो अपनी टंकी जो है भर के रखिए, ताकि जब भी कोई खोले तो उसमें से हमेशा पानी निकले, कोई प्यासा न जाए। इसके लिए ही हमें एक अच्छा चिंतक होना जरूरी है, और जो भी चिंतन है उसको लिखें आप। जितना आप अच्छा चिंतन करेंगे, जितना आप अच्छा लेखन करेंगे, तो बाबा क्या कहते हैं, जो भरा हुआ होता है वो छलकता जरूर है। जो भरा हुआ होगा, ज्ञान को समझा हुआ होगा, वो बोले ना ज्ञान देना, ऐसा संभव है क्या? और आप सभी तो ज्ञान गंगाएं हैं। तो दीदी कह रही थी ना, बोलना शुरू करते हैं तो फिर बिल्कुल ज्ञान गंगा बहनी शुरू हो जाती है, लेकिन हाँ, वहाँ से बहना है जहाँ जहाँ आवश्यकता है, बस उसे डायरेक्शन देना है, बस इतना ही। बाकी ऑलरेडी आपके पास तो बाबा ने इतना कुछ दिया ही हुआ है। तो हम अपना जो चिंतन है उसे भी अच्छी तरह से स्पष्ट करें, ये बहुत ज़रूरी है। और साथ ही हमारे अंदर ना एक नम्रता के साथ निर्भयता हो, ये बहुत सुंदर क्वालिटी है। हम क्वालिटीज़ की बात कर रहे हैं। कई बार ये होता है कि ज्ञान को बिल्कुल सीधे सीधे, अब तो खैर वैसे स्थिति नहीं बनती है, लेकिन कई बार हम थोड़ा सा निर्माणता के साथ जब अपनी बात को कहते हैं तो लोगों के हृदय पर बहुत गहरा असर पड़ता है। और सच्ची बात को कहने में निर्भयता भी अवश्य हो। अब तो लोग, ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जहां हमें इनकी आवश्यकता नहीं पड़ती कि किसी प्रकार का अपोजिशन हो। ये पहले की बात हुआ करती थी कि लोग अपोज किया करते थे और बाबा निर्भय होकर के अपनी बात कहने की बात कहते थे। तब विनम्रता पूर्वक और निर्भयता पूर्वक जो सत्य बात है, परमात्मा ज्ञान है, वो हम सबको अवश्य दें। एक बहुत ही सुंदर सी बात है कि हमें जो ऑडियंस है उनके साथ एक रिलेशनशिप अर्थात एक कनेक्शन जोड़ने की जरूरत होती है। हम ओपन अप करें उन्हें, वन साइडेड कम्युनिकेशन ना हो करके हम उनके साथ वार्तालाप जितना करते हैं ना, उतना ही बहुत अच्छा होता है। आज वक्त की सीमा के कारण कई एक्टिविटीज हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये बातें आप अवश्य अपने ध्यान में रखें कि कैसे हम उनके साथ कनेक्ट हों। जब कभी आप उनके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, एक आई कांटेक्ट होना, जैसे आपकी आंखें पूरी सभा में घूम रही हैं, आप हर एक को देख रहे हैं। कभी आपने इस रो वालों से कोई प्रश्न पूछ लिया, कभी इस रो वालों से कुछ क्वेश्चन कर लिया, कभी अपनी बात उनके समीप जा कर के आप कह सकते हैं। तो जिस प्रकार की गैदरिंग है, ऑडियंस है, उनके साथ एक कनेक्टिविटी बनाना वो बहुत ज़रूरी है। जब वो ओपन अप होते हैं ना, तो जाकर के दिल से कोई बात अपनी शेयर करते हैं। जब तक वो ओपन नहीं होते हैं तब तक अपनी बात फिर शेयर भी नहीं करते, और साथ ही साथ हमें कोई बात में लेकर के फिर अपोजिशन भी उनका झेलना पड़ता है। इसीलिए उनके साथ एक रिलेशन बनाना बहुत बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ज्ञान का जो एक सकारात्मक प्रेरक और जो आध्यात्मिक बातें हैं, वो भी कुछ अच्छी पुस्तकें जो होती हैं इस प्रकार की, बाबा की तो हैं ही। यदि वो भी हम अध्ययन करते हैं तो भी हमारी जो स्पीच है उनमें इन बातों को हम उन्हें यूज कर सकते हैं। इसीलिए जैसे कहा कि अच्छे आप श्रोता बने, साथ ही अच्छे चिंतक बने, साथ ही अच्छे अध्ययन करने वाले भी जरूर बने। इन्हें हमें अपनी दिनचर्या में शामिल करके जरूर रखना होगा, क्योंकि जितना अच्छा आप अध्ययन करते हैं, उस अध्ययन का जो भी एसेंस होता है, सार होता है, अच्छी बातें होती हैं, उन अच्छी बातों को आप अपनी स्पीच में यूज कर सकते हैं। अन्यथा वही रोज रोज आप ताजा पानी भरते हैं ना घर में, या नहीं भरते, या वही पिछले दिन वाला जो बासी पानी है वही काम करता रहता है। क्या करते हैं, रोज रोज ताजा ताजा पानी भरते हैं। इसीलिए जितना अच्छा अध्ययन होगा उतना अच्छा चिंतन होगा, जितना अच्छा चिंतन होगा उतना ही आप अच्छा लेखन भी कर पाएंगे, अच्छा लेखन होगा तो आप अच्छे वक्ता भी बनते चलेंगे। तो जो अध्ययन है, अध्ययन को भी हम बेस बना के रखें। श्रवण भी हम अच्छा करते हैं, जो बाबा हमें रोज सुनाते हैं, तो ये सुंदर एक क्वालिटी एक अच्छे वक्ता की होती है। बॉडी लैंग्वेज की जहाँ तक बात है, आप समझते हैं इस लैंग्वेज को, आंखों की भाषा, आंखों से ही बहुत कुछ कन्वे किया जाता है, जिसको हमने आत्मिक दृष्टि की बात कही। यदि आप एक सुंदर आत्मिक दृष्टि के साथ सबके साथ बात करते हैं तो एक स्पिरिचुअल एनर्जी भी हम उन्हें दे पाते हैं, और आपकी आंखों की जो स्थिरता है,
आपकी आंखों से जो स्नेह है, शुद्ध स्नेह है, वो शुद्ध स्नेह, वो शुभ भावना, शुभकामना भी उन तक पहुंचती है। क्योंकि हम केवल भाषण नहीं कर रहे हैं, उषा दीदी कह रही है, हमें केवल भाषण नहीं करना है, हमें केवल उन्हें ये बातें नहीं सुनानी है, लेकिन अपनी इस रूहानी स्नेह से, रूहानी शक्ति से भी उन आत्माओं की पालना करनी है। तो दोनों चीजें साथ साथ होंगी। जो बाबा कहते हैं ना, मनसा वाचा कर्मणा, साथ साथ सेवा करो। तो यहाँ आपकी मनसा और साथ ही आपकी वाचा दोनों मिलकर के कार्य करेंगी। तो आंखों से भी एक सुंदर दृष्टि उन सबको प्राप्त होती रहेगी। और सुस्त नहीं, बिल्कुल ही हम स्ट्रेट रहें, एक सुंदर भले ही आरामदेह स्थिति में रहें, लेकिन ऐसी हमारी जो बॉडी लैंग्वेज हो वो ये हो कि हम उन्हें कुछ देना चाहते हैं, हम उनके लिए बहुत कंसर्न हैं, हम जो लेकर के आए हैं वो चीज उनके लिए बहुत बहुत जरूरी है। जैसे होता है ना, एक करुणा का भाव, एक प्रेम का भाव, एक सम्मान का भाव, एक अपनत्व का भाव। जैसे माँ या पिता कुछ अपने बच्चे को देते हैं तो उसके लिए कितना उनके मन में होता है कि नहीं, जो ये दे रहे हैं कितने अपनत्व के साथ दे रहे हैं, उस फीलिंग से वो ग्रहण करते हैं। तो मेरी बॉडी लैंग्वेज कि जस्ट हम काम उतारने के लिए आए हैं ऐसा नहीं, जस्ट हमें बोलना है ऐसा नहीं, लेकिन हम उसके साथ साथ आपके हित के या आपके कल्याण के लिए, ताकि आपके जीवन में सुख हो, शांति हो, आनंद हो, उस फीलिंग को कन्वे करना वो बहुत बहुत आवश्यक है। तो हमारी चेहरे के भाव, हमारी आंखों के भाव, हमारा गेस्चर बहुत ही पॉजिटिव हो, उसमें किसी भी प्रकार का ढीला ढालापन ना हो, ढीला ढालापन नहीं, सुस्तीपन नहीं। हमारा काम है उन लोगों को बहुत ज्यादा मोटिवेट करना, बहुत ज्यादा उमंग उत्साह में रखना, और जहां कहीं आप देखें कि थोड़े से ढीले ढाले हो रहे हैं, तुरंत उनको बूस्ट करना, ये हमारा कार्य है। उसके लिए आप कुछ बीच में उन्हें एक्टिविटी करा सकते हैं, ये आपके ऊपर है कि आप कौन कौन सी एक्टिविटी विषय के अनुसार उन्हें कराएं। बाकी रही ड्रेस की बात, ड्रेस तो हम लोगों का है ही एक सादा जीवन, उच्च विचार, लेकिन सादगी के साथ साथ बहुत ही नीट क्लीन, अच्छा आयन किया हुआ, वेरी कंफर्टेबल, और जैसा ओकेजन है उसके अनुसार हम ड्रेस का विशेष करके ध्यान जरूर रखेंगे। एक चीज इसमें ये जरूर कहना चाहूंगा कि कोई भी चीज ऐसी हमारे शरीर में ना हो, मतलब चाहे वो बहुत ही ब्रांडेड वॉच हो, कोई और ऐसी चीजें हो जिनकी ओर उनका ध्यान जाए। सादगी के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान जाता है। हम स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना? तो वो हमें बहुत ही स्पिरिचुअल, अर्थात बहुत ही सादगी से भरे हुए इस रूप में देखना चाहते हैं। और जहाँ कहीं कुछ इस प्रकार की चीजें दिखती हैं तो वहां उनका ध्यान चला जाता है, वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं। इसीलिए हम इस चीज का बहुत बहुत ध्यान रखें कि हमें उन्हें ईश्वर पिता से जोड़ना है। मेरे पास कोई ऐसी चीज ना हो जिससे वो जुड़ जाए कि बहन जी ये घड़ी आपकी बहुत अच्छी लग रही है, ये घड़ी आपने कहाँ से ली? तो हम गए उनको ज्ञान सुनाने, लेकिन उनका ध्यान मेरी घड़ी के ऊपर जा रहा है, मेरी चप्पल की तरफ उनका ध्यान जा रहा है। तो ऐसी चीज ना हो, इस चीज का हम इसमें विशेष करके ध्यान देंगे। अब आते हैं पार्ट है स्पीकिंग के। दूसरा जो हमारा भाग है वो है स्पीकिंग। अब हम किस प्रकार की चीजें इसमें ध्यान देते हैं? एक है कंटेंट, जिस विषय पर हमें बोलना है। दूसरी बात है टाइमिंग, कि जो हमें वक्त दिया गया है उस वक्त में हम उसे पूरा करें। और साथ ही हमारी जो आवाज़ है, हमारा जो उच्चारण है, और साथ ही कुछ सीज हैं जिनके बारे में हम देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो पब्लिक स्पीकिंग एक बहुत बड़ा विषय है, लेकिन सार रूप में जितनी चीजें आज हम ले सकते हैं, जिन पर विचार कर सकते हैं, वो चीजें मैं आपके सामने रख रहा हूं। कंटेंट में 3 पार्ट होते हैं, एक स्टार्टिंग, दूसरा उसकी बॉडी, और लास्ट में कंक्लूजन। तो जो स्टार्टिंग है, जब अभी आप करते हैं, स्टार्ट कर रहे हैं अपने वक्तव्य की, तो चाहे मंच पर कोई आपके साथ बैठे हुए हैं, चाहे फिर श्रोता हैं, उन सबको संबोधित करते हुए आप उसकी शुरुआत करें। और भाषण की शुरुआत कहा जाता है कि बहुत ही सुंदर किसी ना किसी अच्छे कोट से आप करें, किसी अच्छी कहानी से करें, या किसी ऐसे प्रसंग से करें जो सामने वाले का ध्यान उसके ऊपर आए।
मतलब जैसे एक कहते हैं ना, सबका अटेंशन आप ग्रैब कर सकें, ऐसी किसी चीज से आपको शुरुआत करनी चाहिए ताकि लोग यहाँ वहाँ देख भी रहे हों तो वो चीज आपके ऊपर उनका ध्यान आ जाए, लेकिन वो विषय से जुड़ा हुआ हो। कई बार विषय से जुड़ा हुआ भी नहीं होता, लेकिन आइस ब्रेकर की तरह हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप आए, आपने सबका संबोधन किया और उसके बाद आप शुरू करते हैं कि चलिए मैं एक चीज आपके सामने रख रहा हूं कि एक शेर सिंह अपने कमरे में सोया हुआ था। शेर सिंह अपने कमरे में सोया हुआ था, लेटा हुआ था बेड पे। उसने देखा कि खिड़की खुली हुई है और खिड़की से एक चोर अंदर एंटर हो रहा है, लेकिन शेर सिंह देख रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है। चोर अंदर आया, उसने अलमारी खोली, गठरी बांधी और गठरी बांध के चला भी गया, लेकिन फिर भी शेर सिंह ने कुछ नहीं बोला। दूसरे दिन उसने पुलिस में रिपोर्ट भी नहीं करवाई। बताइए शेर सिंह ने ऐसा क्यों किया? शेर सिंह ने ऐसा क्यों किया? शेर सिंह देख रहा था, उसके कमरे में आया वो चोर, चोरी करके सारा सामान लेके चला भी गया। शेर सिंह ने चूंचा कुछ नहीं की। वो फोटो देख रहा था, स्वप्न देख रहा था। एक मिनट, जो जानता है वो ना बोले। हाँ, स्वप्न देख रहा था शेर सिंह। अच्छा, तो स्वप्न में तो चिल्लाते हैं ना, आप चिल्ला के उठ नहीं जाते क्या? पिक्चर नहीं, पिक्चर भी नहीं था। शेर सिंह का पिक्चर नहीं, फोटो नहीं, फोटो नहीं था। वो स्वप्न भी नहीं देख रहा था और हाँ जी, अंधा था, नहीं देख रहा था बहन जी। मैंने तो बोला शेर सिंह देख रहा है, वो खिड़की खुली है, अंदर आ रहा है, वो देख रहा है, देख रहा है, आया, चुरा रहा है, बांधा गठरी वठरी, उसी खिड़की से निकल के भाग भी गया। छोटा बच्चा था, छोटा बच्चा था। शेर सिंह, जब हम नाम सुनता है ना ऑडियंस, तो लगता है शेर सिंह मतलब इतना हट्टा कट्टा आदमी, वो चुपचाप क्यों है? कि शेर सिंह 6 मास का छोटा सा बच्चा है, इसीलिए वो केवल देख सकता है, बोल नहीं सकता, चूचा नहीं कर सकता। अब वो 6 मास के बच्चे को क्या पता? अब दूसरे दिन वो पुलिस स्टेशन में जा सकता है? नहीं जा सकता। तो आप यदि स्टार्टिंग ले रहे हैं कोई भी विषय, मैंने एक एग्जांपल दिया, आप ऑडियंस के अटेंशन को अपनी तरफ लेने के लिए, ताकि सब अटेंटिव हो जाते हैं, देन यू कैन स्टार्ट। आप अपने विषय पे आ सकते हैं। आपके विषय से जुड़ा हुआ कोई सुंदर सा कोई प्रसंग भी हो सकता है, कोई कहानी भी हो सकती है। मध्य का पोर्शन आप पूरी तरह से अपने भाषण को ऐसे सेट करके रखें जो आपके ध्यान में भी हो। चलो आज हम पीपीटी यूज कर रहे हैं, कई स्थान ऐसे होंगे जहां पीपीटी यूज करने के लिए जाएंगे, लेकिन संभव है कि वहां पे पीपीटी की व्यवस्था ना हो, या फिर बीच में ही वो चीज, जैसे होता है ना कि कई बार लाइट चली गई या कई बार वो कनेक्ट नहीं हुआ, जैसे मेरा और नंदी बहन का लैपटॉप यहाँ यूज नहीं हो सकता। तो यदि यहाँ नहीं होता लैपटॉप तो फिर हम लोग ये यूज नहीं कर सकते, राइट? तो हर प्रकार की चीजों के लिए हम तैयार रहें। इसीलिए जो भी आपका वक्तव्य है, आपके माइंड में भी फ्रेम उसका होना चाहिए कि मुझे ये बातें देनी है, ठीक है? यदि आप एक सेटअप रखते हैं ना अपने माइंड में क्रम से कि यहाँ से मुझे शुरू करना है, ये बात ये बात ये बात ये बात देनी है, तो आप इजीली उस फ्लो में अपनी बात को लोगों को दे पाते हैं, आपको जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, जहाँ तक भाषण की बात है, ये बातें भी आप लोगों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी जो आप सामने देख रहे हैं। यदि आप भाषण लिख लेते हैं और उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके लिए आधे से ज्यादा काम बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए जैसे लिख लें, दुनिया दीदी कह रहे थे ना कि वो लिख लेते हैं, पॉइंट्स लिख लेते हैं। आप पॉइंट्स को पहले लिख लो, किस विषय पर आप भाषण देने जा रहे हो, पॉइंट्स आपने लिख लिया और साथ ही उसकी प्रैक्टिस कर ली। एक बार मिरर के सामने चले गए, छत में चले गए, एक बार जैसा आप डिलीवर करना चाहते हैं वहां पे, आप सेम वैसे ही ऑडियंस को अपने सामने देखते हुए आप एक बार डिलीवर करके देखो कि यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगी, तो स्टार्ट आपने किया। और यदि आप लाउडली बोल करके कर सकते हो तो ये और अच्छा होता है, आप बोल करके उसको करो, तो आप कहाँ पे कौन सी पॉइंट मिस कर रहे हो ये आपके ध्यान में आ जाता है। उसके बाद फिर आप अपनी स्क्रिप्ट देख लो तो फिर आपको भूलेगा नहीं। तो यदि आप एक बार, 2 बार, 3 बार कर लेते हैं, इतना नहीं भी समय है तो एक बार जरूर आप प्रैक्टिस कर लें। सरल हो भाषा आपकी, साथ ही बहुत पॉजिटिव हो। पॉजिटिव कहने का मतलब किसी को हर्ट करने वाली बात या शब्दावली हम यूज ना करें।
हम लोग वैसे भी नहीं करते हैं, इस बात का हम बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन इस बात का विशेष विशेष ध्यान रखें। कोई भी कम्युनिटी, कोई भी ऊंच नीच, आजकल तो हमारे देश में कितनी सारी चीज़ें चल रही हैं, हमें लोगों का कल्याण करना है, हमें लोगों को बाबा से जोड़ना है, विश्वविद्यालय का एक बहुत सुंदर इम्प्रेशन सबके सामने बनाना है। तो हमारी शब्दावली भी वैसी ही हो जो यूनिवर्सल है, जो सबके लिए प्यार और सम्मान से भरा हुआ है। कभी भी पॉलिटिकल चीज़ों को या फिर किसी भी धार्मिक चीज़ों को हम टच ना करें, हमें उन चीज़ों को टच करने की ज़रूरत नहीं है। इन जनरल यदि कोई बात कहनी है तो कह दिया, लेकिन किसी का नाम लेकर के विशेष करके हमें नहीं कहना है। हमारी जो भी बातें हैं विषय से संबंधित हो, जो आप सामने देख पा रहे हैं, आप यदि एक नज़र इस पे डाल लें तो ये सारी चीज़ें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। सही शब्दों का हमें इस्तेमाल करना है, कौन से शब्द कहाँ बोलने हैं, वो सारी चीज़ें। विषय के जो बिंदु हैं उन्हें विभाजित कर लिया जाए, सीक्वेंस में हम उन्हें रख लें। जैसे फॉर एग्जांपल दिया गया है कि जगदीश भाई जी ने जो 16 जो अवस्थाएं हैं उनका वर्णन अपनी किताब में किया है, तो बहुत ही पॉइंट वाइज जैसे किया है। विषय की जो व्यवहारिक बातें हैं उनको अपने जीवन के साथ जोड़ करके जो एग्जाम्पल के साथ हम दे सकते हैं, एग्जाम्पल्स के साथ वो बातें यदि देते हैं तो भी बहुत अच्छी रहेंगी। साथ ही कुछ लाइव कहानी हो वो चीज़, या फिर सेशन की जो समाप्ति है उसमें फिर हम ये सारी बातों को पुनः उन्हें रिवाइज करते हैं। तो इन खास बातों का हम जब भी भाषण करते हैं, वक्तव्य देते हैं, तो उनका हम ध्यान रखें। हाँ, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यदि आप यूज़ कर रहे हैं तो कुछ अच्छे वीडियोज़ हैं, कुछ अच्छे सॉन्ग्स हैं, कुछ अच्छी पिक्चर्स हैं, उन चीज़ों को भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इन्हें पहले आप खुद करके देख लें तब। अन्यथा क्या होता है कि वहाँ आप जाएं और वो चीज़ें वर्क नहीं करती हैं तो फिर हम वहीं स्टक हो जाते हैं। इसीलिए यदि आप ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, और ज़्यादातर मैं ये कहूँगा कि आप यदि ऐसी जगहों पे जाते हैं जैसे कि बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं, बड़ी कंपनीज़ हैं, वहाँ पे इन चीज़ों का ज़्यादा आप यूज़ करें। और अदरवाइज़ जैसे सामान्य गैदरिंग है तो वहाँ तो आप ओनली जो बाबा की सुंदर बातें हैं, किसी पर्टिकुलर विषय पर कोई उत्सव है या फिर कोई अन्य ओकेज़न है, उन चीज़ों पे यदि ओनली देते हैं ना तो उसका भी एक बहुत सुंदर इफ़ेक्ट रहता है। ये बहुत एक सुंदर इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि हम टाइमिंग का बहुत बहुत ध्यान रखें। जो वक्त आपको दिया गया है उस वक्त पे आप अपनी बात को संपूर्ण करें, उससे ऊपर ना जाएं और फ्लेक्सिबल रहें। मान लीजिए मेरे पास मैंने 1 घंटे 1.5 घंटे का मैटर रेडी किया है, लेकिन अब मेरे पास आधे घंटे का ही समय है, तो मैं कोशिश करूं कि उसी में से सार निकाल के 15 मिनट या आधे घंटे में अपनी बात को, भले मैंने 1.5 घंटे का तैयार किया और बहुत अच्छा तैयार किया है, तो ऐसा नहीं कि मैं एकदम राजधानी एक्सप्रेस की तरह दौड़ना शुरू कर दूं कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके ऐसा ऐसा धड़ाधड़ देना शुरू ना कर दे। उस सामने वाले को भी समझ में नहीं आएगा और उनको भी लगता है कि अरे ये बहन जी क्यों इतना फास्ट बोल रही हैं। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। हम उसी में से कुछ सार निकाल के, कुछ अच्छी बातें निकाल के उनको दें, लेकिन हाँ इस बात की ज़रूरत है कि हम समय पर अपनी बात को ज़रूर पूरा करें। इसका एक अलग इफेक्ट होता है, अलग इफेक्ट। समय से 5 मिनट पहले पहुंचें और समय से यदि हो सके तो 5 मिनट पहले, 1 मिनट पहले, 2 मिनट पहले पूरा कर दें, लेकिन बिल्कुल समय पर उसे पूरा करना बहुत बहुत ज़रूरी है। इसका एक बहुत सुंदर इफेक्ट ऑडियंस के ऊपर होता है। आपको यदि वक्त चाहिए तो आप ऑडियंस से बहुत पोलाइटली पूछ लीजिए कि क्या मैं 5 मिनट या 10 मिनट का वक्त यदि आप कहें तो और ले सकता हूँ, ले सकते हो। और यदि वो हाँ कहते हैं, यदि उन्हें अच्छा लग रहा है और आपका मैटर बाकी है, और यदि उनको लगता है कि हाँ सुनना है और आप परमिशन लेते हैं, उसके पश्चात आप अपनी बातों को कंटिन्यू करें, लेकिन परमिशन ज़रूर ले लें। आवाज़ को थोड़ा सा उसको जैसे ना एक ऊंचाई देना, निचाई देना, या जब जिस ओकेज़न के अनुसार बोलना है, यदि इस बात का भी हम ध्यान रखें। वैसे ये देखा गया है कि जब आप बहुत अच्छी आत्माभिमानी स्थिति में रहते हैं ना, तो ये चीज़ें स्वतः आपकी वाणी में आ जाती हैं। उसमें मिठास की बात हो या फिर उसमें ऊंचाई या निचाई की बात हो, चढ़ाई उतराई, जिस ढंग से आपको उसको मॉड्यूलेट करना है उस ढंग की चीज़ें आ जाती हैं यदि आप बहुत अच्छी स्थिति में स्थित होकर के अपनी बातों को दे रहे हो। तो जब कभी भी आवाज़ का मॉड्यूलेशन, क्योंकि कई बार एक ही फ्लो में आपने देखा होगा कि कई लोग बस मतलब
बोल रहे हैं तो एक ही फ्लो में ऐसे अपने तक ही सीमित होकर के बोल रहे होते हैं, तो वो ऐसे तरंग जा रही होती है सामान्य कि सामने वाला सो जाता है। आप में से कोई सो तो नहीं रहा है? ये तो मुझे अपनी आवाज में चढ़ाई उतराई लानी पड़ेगी यदि कोई सो रहा हो तो यदि हम थोड़ा सा अपनी आवाज में भी जो कहा गया है मॉड्यूलेट करते रहें, तो सामने वाले को ये चीज बहुत ही सहजता से हम अपनी बात पहुंचा पाते हैं। और यदि ऐसा लगता है कि कहीं कुछ ऐसा हो रहा है, आप बीच में उनसे तालियां बजवा सकते हैं, इस रूप में तालियां बजवा सकते हैं। अच्छा, कौन कौन बहुत अपनी रुचि से यहाँ पे आया है, वो ताली बजाएं। हाँ, ताली बजाने को कहा, जो अपनी रुचि से आया हुआ है, वेरी गुड। जो दबाव में यहाँ आया हुआ है वो ताली बजाएं। अच्छा, कोई भी दबाव में नहीं, या नेहा दीदी ने बोला है अब आना ही पड़ेगा, ऐसा दबाव तो नहीं। जो यहाँ के बहुत प्रसन्न है वो ताली बजाएं। तो बीच में यदि कहीं आपको ऐसा लगता है ना कि थोड़ा सा ये हो रहा है, तो आप कुछ आपके पास ऐसी चीजें होनी चाहिए जिससे आप जो बगल में सो रहे हो वो जाग जाएं। युक्ति से आप ऐसी चीजें यूज कर सकते हैं। विराम का इस्तेमाल भी अपनी स्पीच में हमें कहाँ कहाँ करना है उसका हम जरूर ध्यान रखें। जैसे एक वाक्य है, छोड़ो मत जाने दो, छोड़ो मत जाने दो, छोड़ो मत जाने दो, या छोड़ो मत जाने दो, राइट। तो शब्द पे विराम कहाँ पे हम दे रहे हैं उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसका भी हम ध्यान रखेंगे जब कभी भाषा का हम वो रखें तो। और भाषा के कमांड में एक चीज़ का बात मैं ज़रूर कहूँगा, कई बार जैसे हम यदि गुजराती हमारी ऑडियंस है तो हम गुजराती में ही बोलें, यदि हिंदी ऑडियंस है हमारी तो हम हिंदी जब बोल रहे हैं तो हिंदी का विशेष थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि हिंदी ऑडियंस जो होती है वो फिर हिंदी के शब्दों को पकड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग हिंदी में ज्ञान कहते हैं और कई बार हम गुजराती या मराठी में उसे ज्ञान शब्द उच्चारण में नहीं आता, शायद ज्ञान ऐसा कुछ आता है, ज्ञान ऐसा आ जाता है। तो जब हिंदी ऑडियंस होता है तो उसे लगता है कि नहीं, इन्होंने गलत उच्चारण किया। अच्छा, जैसे हमारे यहाँ नाम होता है जागृति या कृति, तो हमारे यहाँ गुजराती में कैसे उसे लिखते हैं? कृति या जागृति। आप गुजराती में बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन जब आप हिंदी में बोलते हैं उसे तो वो वहाँ पे शब्द गलत हो जाता है। वो कहेंगे कि नहीं, कृति होगा, ये कृति बोल रहे हैं, जागृति होगा, ये जागृति बोल रहे हैं। तो शब्दों का बहुत ध्यान ऑडियंस के हिसाब से हमें रखना चाहिए, क्योंकि कई बार स्टक हो जाता है हमारा ऑडियंस कि ये गलत उच्चारण कर रहा है, और वो हम जो अच्छी चीज़ दे रहे हैं ना, उस अच्छी चीज़ तक वो नहीं पहुँच पाते, बल्कि वहीं उनका ध्यान रुक जाता है। 5 इंपॉर्टेंट सीज हैं जिन्हें मैं जल्दी से ले लेता हूँ। एक तो हमें कनेक्ट होना है ऑडियंस के साथ, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। अपने टॉपिक के साथ भी पूरी तरह हमें कनेक्ट होना है, टॉपिक में ही डूब जाएं, टॉपिक के ही बारे में जो भी हमारी एक्सप्लेनेशन है शुरू से अंत तक हम उसी प्रवाह में चलें, उससे बाहर हमें नहीं निकलना है। मेरी स्टोरी हो, मेरे प्रसंग हो, मेरे गेम्स हो, मेरी बातें हो, मेरे एक्सप्लेनेशन हो, उसी विषय पर आधारित हो, उससे बाहर नहीं। यदि कुछ एग्जाम्पल ले भी रहे हैं तो उसी विषय के साथ आपको उसे कनेक्ट करना है, क्योंकि कई बातें ऐसी होती हैं, स्टोरीज जो कहीं भी कनेक्ट हो जाती हैं। हमारी बातें तो हर जगह कनेक्ट हो जाती हैं, लेकिन विषय के अनुसार हो। क्लैरिटी विद द सब्जेक्ट एक्सपर्ट, कई बार ये होता है कि क्लेरिफाई जो भी हमारे विषय हैं, मान लीजिए हम अभी छोटे हैं, हमें लगता है कि हमने तैयार किया है, ये चीज़ प्रॉपर है या नहीं है, हम अपने बड़ों के साथ थोड़ा सा उसे स्पष्ट कर लें कि ये जो विषय है इसमें और कुछ एडिशन किया जा सकता है क्या। तो उनकी भी राय, उनके भी अनुभव लेकर के आप उसे थोड़ा सा बेहतरीन बना सकते हैं। तो ये ज़रूर करें। साथ ही आप प्रैक्टिस जो है वो ज़रूर करें, जिसकी बात मैंने आपको कही। अनिवार्य रूप से एक बार तो आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उस चीज़ को बोलने की, उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप घबराएंगे नहीं, आपके पैर हिलेंगे डुलेंगे नहीं, कांपेंगे नहीं। किसी के पैर कांपते तो नहीं है? नहीं ना। और यदि पहली बार यदि आप बोल रहे हैं या आपको थोड़ा सा हेजिटेशन होता है, तो माइक हाथ में लेकर ना बोलें और ना ही खड़े होकर के बोलें।
आप कोशिश करें कि स्टैंड माइक हो और आप बैठे हुए हो प्रॉपर, उस अनुसार बोलें। यदि आपको थोड़ा सा भी लगता है कि मेरे हाथ वहाँ कांप सकते हैं, तो पहली शुरुआत जिन्होंने हाथ उठाया कि अभी तक हमने भाषण नहीं किया है, वो यदि शुरुआत करें तो वो यहाँ से कर लें। अच्छा, हाथ पैर कांप भी जाए ना तो डरो मत। कौन ऐसा है बताओ जिसके हाथ पैर नहीं कांपे पहली बार मंच में जाने से? कोई ऐसा है? किसी से भी आप पूछ लो जो पहली बार मंच में गया, दूसरी बार मंच में गया, तीसरी बार मंच में गया। यार हाथ पैर तो थोड़े से कांपते थे ना पहले पहले? हाँ, कांपते थे। हमें तो कई बार धक्का दे के भेजते थे हमारे टीचर। जैसे मैंने आपका अनुभव शेयर किया ना, बाबा ने धक्का दे के मंच पे चढ़ा दिया, तो धक्का दे के कई बार चढ़ाते थे। तो यदि आप धक्के से भी चढ़ गए और आपने शुरू कर दिया, तो वो आप शुरू कर देंगे। और यदि आप डरते रहेंगे ना, देखिए जितना आप डरेंगे, जितना आप भागेंगे, जितना आप इसे जी चुराएंगे, उतना आप इससे दूर ही रहेंगे। मतलब ये फिर आपके अंदर वो जो एक कहते हैं ना कि एक्सपर्ट हो जाए, एक इसमें आपको मास्टरी आ जाए, वो मास्टरी कभी भी नहीं आती जब तक हम डरते रहते हैं। जितनी प्रैक्टिस 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 करते चलते हैं, उतना परफेक्शन आती चलती है। आप अपने भाषण में हर प्रकार से, जैसे दिया गया है कि आप फैक्ट्स फिगर्स हों, वो आप यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो एक्सपीरियंसेस आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब जो भी टॉपिक से रिलेटेड आपको लगता है, आप उसको अच्छी तरह से गढ़ें, अच्छी तरह से उसको निर्मित करें कि हाँ, इसको किस ढंग से मुझे देना है। और जैसे आप अच्छा भोजन तैयार कर लेंगे, तो ये 5 C's आपकी मदद करेंगे कि ये बहुत सुंदर रूप से आप उस चीज़ को रख पाएं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें, देखिए हम जब वहाँ जा रहे हैं भाषण करने के लिए, तो हम किसी भी रूप से प्रॉब्लम ना बन जाए। प्रॉब्लम ये है कि कई बार हम ही लेट से पहुँच रहे हैं, या हम वहाँ गए और हमने ही वहाँ पे कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, वो चीज़ अच्छी नहीं है, ऐसा होगा तो ही हम बोलेंगे, तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं। हम वहाँ बाबा का ज्ञान या लोगों को अच्छी बात देने के लिए जा रहे हैं। इसीलिए कहा कि बहुत ही समय से पूर्व पहुंचें, और जो भी व्यवस्था हो आपके एक्सपेक्टेशन के अनुसार ना भी हो, तो भी हमें वहाँ किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम समाधान स्वरूप बन के अच्छी बातें लोगों को दे करके जाएं, समय पर पहुंच जाएं, और बहुत ही एक खुशमिजाज माहौल वहाँ के जो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके साथ मिल करके, और भी जो गेस्ट आ गए हों उनके साथ मिल के एक माहौल को थोड़ा सा लाइट करें, और उनके साथ जैसे भी फ्रेंडली हो जाए, ताकि आप जब जो बात कहें तो वो भी आपकी बात को बहुत ही प्यार से सुने। जो भी आसपास की चीज़ें हैं उनके साथ जुड़ने का बहुत अच्छा प्रयास आपका हो। दिल की बात आप भले कहें, लेकिन बार बार रिपीट ना हो। कई बार कोई बात हम बार बार रिपीट करते रहते हैं, रिपीटेशन ना हो। अलग रूप में यदि आप उस बात को रखते हैं तो अच्छा है। कई बातों पे हमें एम्फेसाइज देना पड़ता है, लेकिन उसका रूप थोड़ा सा अलग हो, इस बात का भी हम ज़रूर ध्यान दें। माइक को भी एडजस्ट करना है, बॉडी लैंग्वेज की जैसे मैंने बात कही आपको, हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंटली आई कांटेक्ट रखते हुए, और साथ ही साथ अपनी बैठक, इन सब चीज़ों का हमें विशेष करके ध्यान रखना है। ऑडियंस पर आपका नियंत्रण वैसे हो, लेकिन हाँ, वो थोपने वाली बात ना हो। उन्हें प्यार से अपने साथ हमें कनेक्ट करना है। और ये बात भी कही जाती है कि आप क्या दे रहे हैं उससे ज़्यादा आप कितना ज़्यादा प्रेम पूर्वक उनके साथ जुड़ रहे हैं, ये महत्व रखता है। चुनौतियां क्या आती हैं आपके सामने, क्या क्या आ सकती हैं? बहुत सारी हो सकती हैं। जब भी आप भाषण करने जाते हैं, तो एक पिछला आपका अनुभव, जबकि आप मंच पे चढ़े और आप बोल नहीं पाए। मंच पे चढ़े, कमेंट्री आपको कराने को कहा था दीदी ने, और आपने कमेंट्री शुरू की कि मैं आत्मा कानों से देखने वाली, मुख से सुनने वाली, एक चैतन्य आत्माओं। और तुरंत आपको रियलाइज हुआ कि नहीं, कान से तो सुनना होता है, मैंने तो कान से बोलना कह दिया, अब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, और आपका सारा आगे का स्क्रिप्ट जो है वो सब फेल हो गया। तुरंत अपने आप को संभाल लो। कभी गलती हो भी जाए ना, कोई बात नहीं, ठीक है। मान लो इसको हम लोग कहते हैं कि आप बैटिंग कर रहे हैं, और आप एक बॉल पे बिट हो गए। क्रिकेट का खेल आप जानते हैं ना, एक बॉल पे आप बिट हो गए, दूसरी बॉल पे आप बिट हो गए। अब 2 बॉल पे बिट होने के बाद तीसरा बॉल जो आने वाला है, या तो आप नर्वस हो जाओ,
उसमें बिट होके आउट हो जाओ, या फिर आप ये ठान लो चलो 2 बॉल तो मैं बिट हो गया, लेकिन तीसरी बॉल पे मैं चौका मारूंगा। यदि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है ना, तो आप तीसरे बॉल पे जरूर चौका मारोगे। क्या करना चाहिए? एक बार 2 बार नकारात्मक अनुभव हो गए, तीसरी बार भी ऐसा हो जरूरी है क्या? चौथी बार भी ऐसा हो जरूरी है क्या? अनुभव से तो व्यक्ति सीखता है ना। चलो एक बार मुझसे गलती हुई, दूसरी बार हो गई, लेकिन तीसरी बार मैं उसमें सुधार ले आऊंगा। प्रैक्टिस कम की हो तो भी एक नर्वसनेस आती है। मेरी तैयारी ना हो तो मैं क्या बोलूं, कैसे बोलूं, तो वहां फिर जो दीदी कह रही थी ना, वो फिर बिना लाइन लेंथ के हम बॉलिंग करना शुरू कर देते हैं कि हमें खड़ा कर दिया तो क्या बोले, मेरी प्रैक्टिस ही नहीं है, दीदी ने खड़ा कर दिया, अब मैं क्या बोलूं, तो फिर वो कहीं के कहीं हम निकल जाते हैं, है ना। तो फिर वो उनके ऊपर से बॉल जाने लगती है, जिसको बाउंसर कहते हैं, है ना। तो वो सिर के ऊपर से जाएगा तो फिर उनको मजा नहीं आएगा। तो कोशिश करें, जैसे मैंने पहले कहा, प्रैक्टिस कर लें, लेकिन यदि कम भी है तो भी कुछ चीजें जिन पे आपकी मास्टरी है, उन चीजों को आप कोशिश करो उनसे कनेक्ट करके देने की, तो अच्छा हो जाएगा। तैयारी का अभाव भी कई बार हमारे लिए चुनौती होता है, लेकिन ये जो घबराहट है ना, इन बातों से आप ठीक कर सकते हो। कौन सी बात? हम बाबा के कमरे में बैठे, जैसे शुरुआत हमने की, बाबा दादियों को देखो, हमारी बड़ों को देखो, जब भी कहीं जाती थी दादियाँ, जब भी किसी कार्य के लिए जाती थी, बाबा के कमरे में बैठे, बाबा से प्रेरणा ली, बाबा से शक्ति ली, बाबा को साथ लिया और उसके बाद गए। ये हम बिल्कुल नियम बना लें, न केवल भाषण के लिए जाने से पहले, लेकिन हर कार्य के से कर पहले, कि बाबा आपको कराना है, आप करन करावनहार हो, आप आ जाएं। तो बाबा को बिठा लें अपने साथ साथ, बाबा चल रहे हैं, बाबा बोलेंगे। अब देखिए एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आपके पास आ जाता है, और वो चीजें निकल के आती हैं जो चीजें आपने अपने भाषण में तैयार भी नहीं की हुई होती हैं। तो इसीलिए ये कार्य आपको घबराहट से मुक्त करेगा, कॉन्फिडेंट करेगा। आप कोई मुरली के अच्छे पॉइंट पढ़ करके जा सकते हैं। और बोलना कैसे है? बोलना कैसे है? शुरुआत हमने कैसे की थी? मुस्कुराते हुए। यदि पूरे ही वक्तव्य के दरमियान एक मुस्कान आपके चेहरे पर है, तो मुस्कान आप लोगों तक भी ट्रांसमिट करते रहते हैं। तो मुस्कुराते हुए बोलें। सबके चेहरे पे मुस्कान है? मुस्कुराते हुए सुन रहे हैं या बोझिल होकर के सुन रहे हैं? मुस्कुराते हुए सुन रहे हैं ना। देखिए सबकी मुस्कान, पड़ोसियों को देखें, मुस्कुरा रहे हैं ना, मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कान के साथ कुछ चीजें हम सुनते हैं या सीखते हैं, मुस्कान के साथ हम उस चीज को ग्रहण करते चलें, तो ये हमारी ग्रहण क्षमता को भी बढ़ा देता है। तो मुस्कुराते हुए आप भी सुनाएं, तो आप मुस्कुराएंगे तभी तो सामने वाला मुस्कुराएगा। और आप यदि गंभीर रहेंगे, बाबा की 25th 73 की मुरली आप सब जरूर पढ़िएगा। वो भाषण के ऊपर है। तुम्हारी स्टेज कैसी होनी चाहिए, तुम्हारी स्पीच कैसे। 25 मई, वैसे और कई मुरलियां हैं, लेकिन ये मुरली बहुत सुंदर है। बाबा ने उस पर बोला है कि स्टेज कैसी हो, स्पीच कैसी हो, स्टेटस कैसी हो। स्टेज तुम्हें अपने मन की स्टेज, डबल लाइट स्टेज होनी चाहिए। और यदि वक्ता स्टेज पर भारी हो तो सामने वाला भी भारी हो जाएगा, है ना। स्पीच क्या हो? प्रैक्टिकल जीवन की स्पीच हो, तुम्हारे कर्म से, तुम्हारे बोल से बाबा का ज्ञान, बाबा का चरित्र दिखाई दे। स्टेटस अपने स्वमान की सीट पर बैठ करके फिर विस्तार बाबा ने दिया है, तो ये जरूर हो। अच्छा, क्या होगा अगर लोग मेरी बात ना सुने, लोग हंसने लगे, लोगों को समझ में ना आए, या मैं ही अपनी बातों को भूल जाऊं, यदि ये सारी चीजें मेरे जहन में होंगी, क्या होगा अगर? ये प्रश्न निकाल दें। क्यों निकाल दें? क्योंकि मैं बाबा का क्या हूं? आवाज से बोले, क्या हूं? क्या हूं? इंस्ट्रूमेंट हूं। बाबा का इंस्ट्रूमेंट हूं, कराने वाला बाबा है, ये फीलिंग मेरे अंदर रहे। ओके, तो फिर अब जैसे लास्ट हमने कहा था कि एक चीज क्या हो जाए हमारे पास, एक बहुत सुंदर समरी के रूप में दे दें। हमें क्या करना है? पहली बात, बीइंग कॉन्फिडेंट, हम पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरे हुए हों और विश्वास के साथ मंच पर उतरे। दूसरी बात,
बिल्कुल ही स्पष्टवादी अपनी बातों को स्पष्टता के साथ रखें और साथ ही साथ कुछ ऐसी बातें रखें जो चीज क्रमबद्ध हो, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, ऐसी जैसे जोड़ते हुए हम बातों को लेकर के चलें तो लोगों को वो बात बहुत प्यारी लगती है और लोगों के ध्यान में भी रहती है। आप एक अच्छे राइटर भी बने, साथ ही एक आपका जो चिंतन है वो बिल्कुल ही पॉजिटिव हो, अपने लिए भी, अपने वक्तव्य के लिए भी। बहुत विनम्रता के साथ हमें अपनी बात रखनी है। अच्छे पाठक आपको बनकर रहना है, अच्छे श्रोता होकर रहना है, साथ ही जो आप दे रहे हैं आपको बेस्ट देना है, ये आप अपने अंदर पूरे विश्वास के साथ चलें। साथ ही कोई भी कमेंट्स आते हैं उसको भी आपको पॉजिटिवली हैंडल करना है। स्टोरी भी आपके अंदर, स्टोरी टेलिंग की एक बहुत अच्छी क्षमता होनी चाहिए। अपनी पूरी बातों को लेकर के आप एक स्टोरी के माध्यम से ही लोगों तक अपनी बातों को पहुंचा सके, ये एक सुंदर सी चीज आपके पास हो। तो इससे ये होगा कि सभी से ये पॉइंट यदि आप देखना चाहें तो एक नज़र देख सकते हैं कि हमारे अंदर पूरे ही अपने स्पीच को लेकर कौन कौन सी बातें हों, वो एक सुंदर रूप में आपके सम्मुख रखी गई हैं। विशेष करके जब कभी भी आप इन चीज़ों को लेकर के अपनी तैयारी करते हैं और तैयारी करने के बाद कोई भी बात कहीं पे भी मिस भी आपसे हो जाती है, आप कोई बात नहीं, उसे जम करके आप अगली बात की ओर चल पड़े, रुके नहीं, घबराए नहीं, और साथ ही किसी भी प्रकार से अपनी घबराहट को सामने वाले के सामने स्पष्ट करने की भी कोशिश ना करें। आप अपनी बातों को लेकर के आगे से आगे सुंदरता से चल पड़े। इससे ये होगा कि सामने वाला व्यक्ति उस चीज को बहुत अच्छी तरह से एंजॉय करेगा। कोई एक्टिविटी भी आप उन्हें करा सकते हैं, जैसे कि बीच में एक्टिविटी हो या फिर विषय से जुड़ी हुई कोई एक्टिविटी हो तो भी आप उन्हें करा सकते हैं। चलिए एक्टिविटी के साथ एंड कर रहे हैं। आप सबके पास हैंकी है, हैंकी है, अपनी अपनी हैंकी निकाल लीजिए। आप ये ऑडियंस में करा सकते हैं अलग अलग ओकेजन के अनुसार, बहुत सारी एक्टिविटीज हो सकती हैं, लेकिन मैं इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहा हूँ और साथ ही विषय के अनुसार आप अलग अलग एक्टिविटी खुद डिजाइन कर सकते हो। जो एक्टिविटी आपको दी जा रही है उसके अनुसार भी आप इसे कहीं भी कनेक्ट कर सकते हो। ओके, हैंकी निकाल ली सभी ने। इसे आप ट्राइंगल शेप में ले लें। और अपनी लैप पे रख लेंगे, ट्रायंगल बना करके लैप पे अपनी गोद पे रख लें। ठीक है, हो गया। अब आपको करना ये है कि अपने दोनों हाथों से, ठीक है, अब ब्यूटीफुल जब हम कहते हैं तो कैसे करते हैं, ब्यूटीफुल 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 कहते हैं ना। हाँ, तो यही दोनों फिंगर्स से आपको एक छोर इधर और एक छोर इधर पकड़ना है और इस पे गांठ बांधनी है, लेकिन और तीनों उंगलियां यूज नहीं करनी है और ना ही आपको अपना हाथ छोड़ना है। ठीक है, समझ गए। इन दोनों से आप पकड़ेंगे, जैसे यहाँ मैंने ये पकड़ लिया अपनी दोनों फिंगर से ऐसे, ये तीनों उंगलियां यूज नहीं करनी है। और दूसरे हाथ से भी वैसे ही पकड़ेंगे इधर का, इनको हिलाना नहीं है और छोड़ना भी नहीं है और गांठ बांधनी है। हाँ, गांठ बांधिए। हाँ, उंगलियों को इस्तेमाल नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अब गांठ बांधनी है आपको, गांठ बांधिए, गांठ बांधिए, हाथ छोड़ना नहीं, हाथ छोड़े तो फेल, और ये उंगलियां यूज की तो भी फेल। बिना छोड़े बांधा या छोड़ के बांधा, किनकी बंधी? अच्छा, कैसे बांधी आपने? छोड़ी तो नहीं? कैसे कैसे फिर दिखाइए, कैसे आपने बांधे? हाँ, खोल दीजिए पहले। हाँ, कोशिश कीजिए। हाँ, छोड़ना नहीं है। देखिए, उंगलियों की भी मदद नहीं लेनी है और हाथ छोड़े बिना, हाथ छोड़े बिना, ऐसे नहीं आपने हाथ घुमा दिया और उसके बाद छोड़ के इधर उधर। हाँ, बांध के दिखाइए, बांध के दिखाइए। हाँ जी, हाँ, एक जिन्होंने बांधा वो आइए, जिन्होंने बांधा वो दिखाइए। बांधा, हाँ, कौन कौन? तेजल बहन बंधा आपसे? नहीं बंधा। अच्छा, भाविका बहन? अच्छा, बांधा। बहन जी चीटिंग तो नहीं की? नहीं। अच्छा, कैसे? अच्छा, दिखाइए फिर। हाँ हाँ, आइए आइए, आप सामने आ जाइए और दिखाइए कैसे आपने बांधा। क्लियर है ना? केवल 2 फिंगर्स आपको यूज करने हैं, तीनों उंगलियां टच नहीं करनी है। ओके, हाँ, और आपको हाथ छोड़, एक बार आपने पकड़ लिया फिर छोड़ना नहीं, एक बार पकड़ लिया छोड़ना नहीं।
हाँ नहीं, कुछ भी आधा पूरा कुछ भी नहीं छोड़ना। आपको दोनों ये पकड़ के और ये पकड़ना, देखिए आपने एक बार पकड़ लिया ऐसे, उसके बाद आपको ऐसे बांधना है। आप कैसे बांधना है वो आपके ऊपर है। बांध के दिखाएं। जब कभी आप बहुत ही कूल काम मेडिटेशन की बात करेंगे तब भी आप इसे यूज कर सकते हैं। किसी भी टॉपिक में आप इसको एक्टिविटी के तौर पे यूज कर सकते हैं। जी बंधा नंदी बहन, आप भी डिजाइन बना रही हैं वैसे कि क्या हो सकता है। देखो देखो, कोशिश करो, चलो कोशिश कीजिए। नहीं हुआ, नहीं हुआ। देखिए सभी लगे हुए हैं। ओके ठीक ठीक। देखिए मैं इसको करके दिखाता हूँ, फिर आपको इसको बताऊंगा, फिर आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, फिर हम ब्रेक पे चलेंगे। विवेकानंद जी किस ऐसे कर दे, विवेकानंद के स्टाइल है ना। हाँ अब करके देखो, अब करके देखो। जैसे विवेकानंद जी हाथ में रखते हैं ना, वैसा हाथ रखो। उसके बाद पकड़िए। चलिए देखिए, ये है और एक है। अभी थोड़ा चाल है, एक हाथ इधर है मेरी, बना ना। जिसकी हैंकी छोटी होगी उसकी बन जाएगी, मेरी ये थोड़ी सी लंबी है। अब पकड़ के देखिए, ऐसे पकड़िए। अब एक हाथ इधर, ये देखिए दोनों उंगली आ रही है और ये इधर आएगी। अब इस हाथ को खोलिए, हाथ खोलिए। करके देखो, करके देखो। एक्चुअली मेरी हैंकी थोड़ी लंबी हो गई तो झुक रही है, मेरा हाथ लंबा जा रहा है। आपकी छोटी हैंकी है ना, तुरंत जाएगा। एक हाथ ऊपर, देखिए मैं बता देता हूँ ताकि आपको ना ये क्लियर रहे जब कभी आप कराएंगे तो। अपना लेफ्ट हैंड लीजिए, लेफ्ट हैंड ना, हाँ लेफ्ट हैंड राइट हैंड के ऊपर रख लीजिए, और ये जो राइट हैंड है इसको इधर अंदर की तरफ रखिए उसको। हाँ और उसके बाद आप कीजिए, नहीं नहीं दीदी वैसे नहीं, वैसे नहीं। हाँ हुआ ना, हाँ हुआ। लेफ्ट हैंड ऊपर, लेफ्ट हैंड को राइट हैंड के ऊपर और राइट हैंड को अंदर की तरफ। हाँ अब लीजिए, अब पकड़िए। बन गया ना, बंधा। ओके, तो ये इसे हम क्या बताएंगे लोगों को, एक्टिविटी भी हो जाएगी लोगों की। और एक्टिविटी के साथ साथ हम जब भी कोई समस्या हमारे सामने आती है, बात आती है, तो हम बहुत ज्यादा उसके ऊपर सोचने लगते हैं, कैसे होगा, क्या होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, आदि आदि इत्यादि। यदि हम बिल्कुल कूल रहें, काम रहें और उसके समाधान की ओर सोचें, विचार करें, तो जरूर उसका समाधान निकल के आ जाता है। तो हम इसे एक्टिविटी के साथ जब कराते हैं, कोई भी एक्टिविटी आप लेते हैं वो कराने के साथ कराते हैं, तो चीज़ों को ज़्यादा क्लियर होती है। थैंक यू। ओम शांति।